सभी दर्शकों को नमस्कार। संविधान की वीडियो सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए आज का अपना टॉपिक शुरू करते हैं। यह इस वीडियो सीरीज का भाग 6 है, छठवां भाग है, और जिसमें हम संविधान की प्रकृति एवं उसके स्रोतों की चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान की प्रकृति के बारे में अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान को या फिर संविधान को, किसी भी देश के संविधान को संविधान वेत्ताओं ने मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया है। अब कौन कौन से भाग हैं? पहला भाग है इसमें एकात्मक संविधान। एकात्मक संविधान वह होता है जिसके अंतर्गत सारी शक्ति एक ही सरकार में निहित होती है, जो प्राय केंद्र सरकार होती है। इसमें राज्यों को केंद्र सरकार के अधीनस्थ रहना पड़ता है। तो एकात्मक संविधान कौन सा होता है? जिसमें सारी शक्तियाँ क्या होती है? केंद्र सरकार में निहित होती है। दूसरा जो संविधान का प्रकार होता है वह संघात्मक संविधान होता है। इसमें शक्तियों का विभाजन केंद्र एवं राज्यों के बीच में रहता है और दोनों सरकारें अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं। तो संविधान वेत्ताओं ने, यानी कि जो संविधान के विधिवेत्ता होते हैं, जानकार होते हैं, उन्होंने संविधान को दो भागों में विभाजित किया है। एक है एकात्मक संविधान और दूसरा है संघात्मक संविधान। भारत का जो संविधान है वो संघात्मक संविधान है। एकात्मक संविधान भारत का संविधान नहीं है, लेकिन भारत के संविधान में कुछ लक्षण एकात्मकता के भी माने जाते हैं। तो संविधान के आलोचक जो हैं भारत को मिला जुला संविधान कहते हैं, अर्थात कुछ संविधान संघात्मक है और कुछ संविधान एकात्मक है। तो चलिए उनके बारे में भी देख लेते हैं। भारतीय संविधान की प्रकृति के संबंध में विभिन्न विद्वानों के मत है, जो कि निम्नलिखित है। प्रोफेसर केसी वियर कहते हैं कि भारतीय संविधान एक अर्धसंघीय संविधान है, यानी कि एक भारतीय संविधान जो है एक अर्धसंघीय यानी कि क्वासी फेडरल है, जिसमें केंद्रीकरण की शक्ति सशक्त प्रवृत्ति है। इसका मतलब यह है कि ये जो है केंद्र की तरफ ज़्यादा झुका हुआ है, और इसका मतलब ये भी है कि संघात्मक कम है लेकिन एकात्मक ज़्यादा है। तो ये क्या है? प्रोफेसर केसी वियर का कथन है, स्टेटमेंट है। ये परीक्षा में पूछा जाता है, इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि किसने भारतीय संविधान को संघात्मक कम और एकात्मक ज़्यादा बताया है, या फिर किसने भारतीय संविधान को ऐसा संविधान बताया है जिसमें केंद्रीकरण की प्रवृत्ति सशक्त ज़्यादा है, या फिर भारतीय संविधान को एक अर्धसंघीय संविधान किसने बताया है? तो वो प्रोफेसर केसी वियर है। इनका स्टेटमेंट है। 2-3 प्रकार से पूछा जाता है, तो इसको आपको ध्यान रखना होगा। अगला है हमारा आइवर जेनिंग्स। आइवर जेनिंग्स भारतीय संविधान के बारे में कहते हैं कि भारतीय संविधान एक ऐसा संविधान है जिसमें केंद्रीकरण की सशक्त प्रवृत्ति है। इन्होंने भारतीय संविधान को विश्व का सबसे बड़ा संविधान बताया और भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग भी कहा है। तो इनका भी ये स्टेटमेंट है कि ये कहते हैं कि भारतीय संविधान एक ऐसा संविधान है जिसमें केंद्रीकरण की प्रवृत्ति सबसे ज़्यादा है, मतलब केंद्र की तरफ ज़्यादा झुका हुआ है। और इन्होंने भारतीय संविधान को विश्व के संविधानों में सबसे बड़ा संविधान भी बताया है, और इसी कारण इन्होंने इसको वकीलों का स्वर्ग भी कहा है। तो ये आपको पहले भी बताई थी बात कि किसने भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा है, तो आइवर जेनिंग्स है। इनका स्टेटमेंट ये याद रखिएगा। आगे देखते हैं हम। ऑस्टिन महोदय कहते हैं कि भारतीय संविधान एक सहकारी परिसंघीय संविधान है। भारतीय संविधान सर्वप्रथम एवं प्रमुख रूप से एक सामाजिक दस्तावेज है। तो ये ऑस्टिन महोदय हैं, ये बहुत बड़े जूरिस्ट रहे हैं और जूरिस्प्रूडेंस में भी हमें इनको पढ़ना होता है। ये कहते हैं कि भारतीय संविधान एक सहकारी परिसंघीय संविधान है, और इन्होंने कहा है कि भारतीय संविधान जो है सर्वप्रथम एवं प्रमुख रूप से एक सामाजिक दस्तावेज है। तो किसने भारतीय संविधान को एक सामाजिक दस्तावेज बताया है? इनको भी याद रखना है कि ये ऑस्टिन महोदय ने कहा है। ठीक है। और भारतीय संविधान को इन्होंने एक सहकारी परिसंघीय संविधान भी कहा है।
अगला देखते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा है, यद्यपि हमारे संविधान में ऐसे उपबंधों का समावेश है जो केंद्र को ऐसी शक्ति प्रदान करता है जिसमें राज्यों की स्वतंत्रता प्राय समाप्त सी हो जाती है, फिर भी यह संघात्मक संविधान है। तो भारतीय संविधान के जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, उनसे जब ये प्रश्न पूछा गया कि भारतीय संविधान कैसा है, उसकी प्रकृति क्या है, तो उन्होंने इसका जवाब दिया कि भारतीय संविधान क्या है, एक संघात्मक संविधान है। भले ही भारतीय संविधान में कुछ ऐसे उपबंधों का समावेश है जो केंद्र को ऐसी शक्ति प्रदान करते हैं जिससे राज्यों की स्वतंत्रता समाप्त सी हो जाती है, लेकिन फिर भी क्या है, भारतीय संविधान एक संघात्मक संविधान है। तो इनका कथन भी आपको याद रखना है क्योंकि ये ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, अध्यक्ष थे। भारतीय संविधान समय और परिस्थितियों के अनुसार एकात्मक और संघात्मक हो सकता है, ये भी इन्होंने कहा है। तो ये आपको इन विद्वानों के नाम याद रखने हैं, किसने क्या कहा है और किसने क्या स्टेटमेंट दिया है। आगे केस लॉ आता है आपका, एक वाद आता है एसआर बॉम्बई बनाम भारत संघ 1994 का केस है। और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि भारतीय संविधान एक संघात्मक संविधान है और संघात्मक संविधान जो है भारतीय संविधान का एक आधारभूत ढांचा है। तो बेसिक स्ट्रक्चर कहा है संघवाद का। संघवाद जो है संघवाद जो है संविधान का आधारभूत ढांचा है। इस केस में कहा है, ये इंपॉर्टेंट बात आ जाती है कि किस केस में भारतीय संविधान को एक संघात्मक संविधान माना गया है। तो एसआर बॉम्बई बनाम भारत संघ के केस में भारतीय संविधान को एक संघात्मक संविधान माना गया है। चलिए आगे अगर हम देखें तो भारतीय संविधान के संघात्मक लक्षणों की बात करते हैं हम। भारतीय संविधान के संघात्मक लक्षण क्या क्या हैं? शक्तियों का विभाजन। तो भारतीय संविधान के संघात्मक लक्षणों की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम देखते हैं शक्तियों का विभाजन। और शक्तियों के विभाजन के संदर्भ में क्या है कि केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन संघात्मक संविधान का एक परम आवश्यक तत्व होता है। यह विभाजन जो है संविधान के द्वारा ही कर दिया जाता है। प्रत्येक सरकार केंद्र की या राज्य की अपने अपने क्षेत्र में सार्वभौम होती है, यानी कि अपनी अपनी शक्तियों पर काम करती है और उन पर स्वतंत्र होती है और आपवादिक दशाओं को छोड़कर दूसरे के अधिकारों एवं शक्तियों का अतिक्रमण नहीं कर सकती है। तो यहाँ पर जो आपवादिक दशाएं हैं, यहाँ आपवादिक दशाओं से मतलब केंद्र सरकार को कुछ मामलों में राज्य की सरकार पर या फिर राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची उन विषयों का वर्णन करती है जो केंद्र और राज्यों के लिए पृथक पृथक किए गए हैं। तो यहाँ पर क्या है कि शक्तियों का विभाजन संविधान में कर दिया जाता है और ये सबसे बड़ा जो है परम आवश्यक तत्व है कि जो संघात्मक लक्षण है किसी भी संविधान का, संघात्मक लक्षण सबसे परम आवश्यक लक्षण शक्तियों का विभाजन है। शक्तियों के विभाजन से तात्पर्य यह है कि इसमें केंद्र की और राज्य की शक्तियों को विभाजित कर दिया जाता है, उनको विषय के रूप में बांट दिया जाता है कि कौन सरकार किस विषय पर कानून बना सकती है, किस विषय पर कानून बनाकर उसको क्रियान्वित कर सकती है या फिर नियंत्रण कर सकती है। ठीक है। और इसके लिए भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची हमें देखने को मिलती है। वहाँ पर जो है केंद्र सरकार के और राज्य सरकार के सभी विषयों का वर्णन किया गया है कि किस विषय पर केंद्र सरकार और किस विषय पर राज्य सरकार अपना कानून बना करके उसको क्रियान्वित कर सकती है, लागू कर सकती है। आगे अगर हम देखें संविधान की सर्वोपरिता, तो संघीय व्यवस्था में संविधान को सर्वोच्च विधि माना जाता है। सरकार के सभी अंग कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका
का स्रोत संविधान ही होता है। संविधान उनके अधिकार क्षेत्र की सीमा को निर्धारित करता है। सरकार की सभी संस्थाएं संविधान के अधीन और उसके नियंत्रण में ही कार्य करती है। तो यहाँ पर क्या है कि संघीय व्यवस्था में संविधान जो होता है देश की सर्वोच्च विधि होता है और सरकार के सभी अंग हैं इसमें, चाहे कार्यपालिका हो, चाहे विधायिका हो, चाहे न्यायपालिका हो, ये सभी जो है इनका स्रोत संविधान में ही संविधान ही होता है। और संविधान उनके अधिकार क्षेत्र की सीमा को निर्धारित करता है कि संविधान में कार्यपालिका कितना काम कर सकती है, विधायिका कितना काम कर सकती है, न्यायपालिका कितना काम कर सकती है, सब संविधान में ही उल्लेखित कर दिया जाता है। संविधान से ऊपर ना तो कार्यपालिका है, ना ही विधायिका है और ना ही न्यायपालिका है। तो यहाँ पर संघीय संविधान में जो होता है वो संविधान सर्वोपरि होता है, सर्वोच्च होता है। आगे हमारा है लिखित संविधान। संघात्मक संविधान आवश्यक रूप से लिखित संविधान होता है। संविधान में लिखित होने से केंद्र व राज्यों को अपने अपने अधिकारों के रूप में स्पष्ट रूप से ज्ञात होता है। तो यहाँ पर देखिए, जो भारतीय संविधान है एक लिखित संविधान है और ये लिखित संविधान होना एक संघात्मक लक्षण भी है। और यहाँ पर क्या है, देखिए इतना बड़ा हमारा देश है और इसमें इतने जो है राज्य हैं, राज्यों के अंदर कितने लोग रहते हैं, कितने धर्म के लोग रहते हैं, सभी को जो है वहाँ पर मैनेज करना है, सभी को उनके अधिकारों के रूप में स्वतंत्रता देनी है। तो वो सब क्या है, एक लिखित दस्तावेज के माध्यम से ही पॉसिबल हो सकता है। अगर लिखित नहीं होगा तो किसी को नहीं पता होगा, ना राज्य को पता होगा, ना केंद्र को पता होगा कि हमें हमारे क्या अधिकार हैं लोगों के लिए, या लोगों के क्या अधिकार हैं, वो सब चीज़ें। तो ये सब चीज़ें जो है लिखित संविधान से ही हो सकता है। अगला हमारा है संविधान की अपरिवर्तनशीलता। अब यहाँ पर देखिए क्या है, लिखित संविधान संभवतः अनम्य होते हैं। अनम्य मतलब कठोर कोई दर्शाता है। जिस संविधान में संशोधन की प्रक्रिया कठिन होती है उसे अनम्य संविधान कहा जाता है, और जिसमें सरलता से संशोधन किया जा सकता है उसे नम्य संविधान कहते हैं। संविधान की अपरिवर्तनशीलता का अर्थ यह नहीं है कि उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है, बल्कि यह है कि संविधान में वही परिवर्तन किए जा सकते हैं जो समय और परिस्थितियों के अनुसार आवश्यक होते हैं। तो यहाँ पर क्या है, जो संविधान एक ऐसा दस्तावेज है जिसको आसानी से नहीं बदला जा सकता है, उसको परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, लेकिन परिवर्तन से मतलब ये नहीं है कि उसमें संशोधन नहीं हो सकता है। परिवर्तन से मतलब यहाँ पर वो है कि समय और परिस्थितियों के अनुसार जो भी आवश्यकता प्रतीत होती है उसको संशोधन करके भारतीय संविधान में ऐड कर दिया जाता है, या उसको किसी प्रोविज़न को हटा दिया जाता है। तो ये सब क्या है, भारतीय संविधान के संघात्मक लक्षणों को दर्शाते हैं। इसके अलावा आप देखते हैं न्यायपालिका का प्राधिकार। और न्यायपालिका का प्राधिकार से मतलब यहाँ पर है कि संविधान के निर्वचन के संबंध में अंतिम निर्णय देने का प्राधिकार जो होता है न्यायालय को सौंपा गया है। न्यायपालिका किसी भी सरकार के अधीन नहीं होती है, यह स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। यह सरकार के तीसरे अंग के रूप में पूर्ण स्वतंत्र एवं निष्पक्ष संस्था के रूप में रहकर कार्य करती है, और संघीय व्यवस्था में संविधान के संरक्षण का दायित्व न्यायपालिका पर ही सौंपा गया है। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि भारतीय संविधान के ये संघात्मक लक्षण हमें देखने को मिलते हैं, जिनसे पता चलता है कि भारतीय संविधान एक संघात्मक संविधान है। हालांकि यहाँ से कोई प्रश्न विशेष रूप से नहीं बनता है, लेकिन आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि भारतीय संविधान के संघात्मक लक्षण कौन कौन से हैं। जो मुख्य लक्षण है वो यही हैं, बाकी एक दो लक्षण हमें और देखने को मिल जाते हैं। प्रश्न आपका यहाँ से मुश्किल ही बनता है, लेकिन आपको जानकारी इसके लिए रहना चाहिए। आगे अगर हम देखें भारतीय संविधान के एकात्मक लक्षण, और भारतीय संविधान के एकात्मक लक्षणों की अगर हम चर्चा करें तो मतलब क्या है कि ऐसे प्रावधान संविधान में जो केंद्र की तरफ झुकाव रखते हैं या केंद्र सरकार को ज़्यादा शक्ति देते हैं। तो ऐसे कौन कौन से मुख्य प्रोविज़न हैं उनके बारे में देख लेते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 55 में देखने को मिलती है।
राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है। तो राज्यपाल जो होता है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही अपने पद पर वह बना रहता है। वह राज्य विधानमंडल के प्रति नहीं बल्कि राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। अतः राज्यपाल केंद्र का सरकार का प्रतिनिधि होता है। देखिए यहाँ पर क्या है कि जो राष्ट्रपति होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से होता है, पूरे देश का प्रतिनिधित्व करता है, और उसके द्वारा ही राज्यपाल को नियुक्त किया जाता है। अब यहाँ पर जब राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जा रहा है और उसी के प्रसाद पर्यंत द्वारा ही वो पद पर बना है, तो वहाँ पर क्या होगा, वो उसी के प्रति ही उत्तरदायी होगा, ना कि राज्य विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होगा। जबकि राज्यपाल का काम होता है कि वह राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कोई भी विधेयक राज्यपाल की अनुमति के बिना जो है अधिनियमित नहीं ले सकता। मतलब यहाँ पर क्या है कि राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कोई भी विधेयक राज्यपाल की अनुमति के बिना अधिनियम का रूप नहीं ले सकता है, और ऐसा प्रावधान हमें अनुच्छेद 200 में देखने को मिलता है। तो राज्यपाल का काम होता है यहाँ पर कि जो भी विधेयक राज्य के विधानमंडल द्वारा पारित किया गया है उस पर अपनी अनुमति दे, और तब जाकर के वो कानून बन जाता है, अधिनियमित हो जाता है। और इसका प्रावधान हमें अनुच्छेद 200 में देखने को मिलता है। जो राज्यपाल होता है कुछ मामलों में राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किए गए विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ भी भेज सकता है, राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भी भेज सकता है। तो कुछ विषयों से संबंधित विषयों को वह राष्ट्रपति के विचारार्थ भी भेज सकता है। जैसा कि अभी हमने हाल ही में देखा कि उत्तराखंड समान सिविल संहिता 2024 के मामले में जो है उत्तराखंड के राज्यपाल ने इस अधिनियम को स्वयं अधिनियमित नहीं किया, उस पर हस्ताक्षर नहीं किए, बल्कि उसको राष्ट्रपति को विचारार्थ के लिए भेजा था। और जो है इसके लिए आप देखेंगे अनुच्छेद 201 और 200 का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये जो है एक क्या है, राज्यपाल की नियुक्ति। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। 155 इसका प्रावधान है। और राज्यपाल जो होता है वो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है, न कि राज्य विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होता है। राष्ट्रपति चाहे तो उसके समक्ष विचारित बिल को रोक सकता है, जिसका एकमात्र उदाहरण केरल एजुकेशन बिल है। तो ये थोड़ा इम्पोर्टेंट बात है, ये कभी पूछा जा सकता है कि जब राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के पास विचारार्थ के लिए भेजता है तो वहाँ पर वो राष्ट्रपति उसको रोक सकता है। और ऐसा केवल एक ही उदाहरण है, केरल एजुकेशन बिल का जो है, और इसमें क्या हुआ, राष्ट्रपति ने ऐसे विधेयक को रोक लिया था। हालांकि वो जो रोका गया था वो राष्ट्रपति की सलाह उसमें ली गई, उसकी सुप्रीम कोर्ट की सलाह उसमें ली गई थी, तब जाकर के ऐसा किया गया था। तो यहाँ पर आपको सिर्फ यही याद रखना है कि एकात्मक लक्षण क्या है। तो यहाँ पर राज्यपाल की नियुक्ति देखने को हमें मिलती है, ये एकात्मकता का लक्षण है। आगे है राष्ट्रहित में राज्य सूची के विषयों पर विधि बनाने की केंद्रीय संसद की शक्ति, अनुच्छेद 249 में आती है। यदि राज्य सभा अपने सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा यह घोषित करे कि राष्ट्रहित में राज्य सूची के विषय पर विधि बनाए तो संसद उन विषयों पर विधि बना सकती है। तो ये भी क्या है, संविधान का एकात्मक लक्षण देखने को मिलता है कि यहाँ पर जो राज्य की विधि बनाने की शक्ति है उसका उल्लंघन करके केंद्र सरकार उसके विषयों पर विधि बना रही है। तो यहाँ पर क्या है, राष्ट्रहित में जब राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत द्वारा यह घोषित कर देती है, तो यहाँ पर ये बात रखना है याद आपको, अनुच्छेद 249 में राज्यसभा ही यहाँ पर अनुमोदित करती है अपने 2/3 बहुमत से, तभी जो है राष्ट्रहित में राज्य सूची के विषय पर विधि बनाई जा सकती है। ठीक है, तो ये भी क्या है, हमारा एकात्मक लक्षण देखने को मिलता है। अगला है हमारा नए राज्यों का निर्माण एवं वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों के बदलने की केंद्र सरकार की शक्ति। ये अनुच्छेद 3 में हमें इसको देखने को मिलता है।
संसद नए राज्यों के निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, उनकी सीमाओं या नामों को बदल सकती है। इस प्रकार राज्यों का अस्तित्व केंद्र की इच्छा पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर आपको बताए थे जो पिछले वाला हमारा वीडियो था उसमें कि जो संघीय व्यवस्था होती है या फिर परिसंघ होता है, उसमें परिसंघ में और राज्यों के संघ में क्या अंतर होता है। परिसंघ में राज्यों का विनाश नहीं हो सकता है, लेकिन संघ में जो है राज्यों का विनाश हो सकता है। अब राज्यों का विनाश क्या है यहाँ पर, केंद्र सरकार अगर चाहे तो अनुच्छेद 3 का प्रयोग करके राज्यों को जो है खत्म कर सकती है, राज्यों को नामों को बदल सकती है, दो राज्यों को जोड़ करके एक राज्य बना सकती है, एक राज्य के टुकड़े करके दो या तीन या ज़्यादा राज्य बना सकती है। तो यहाँ पर क्या है, राज्यों का अस्तित्व जो है केंद्र की इच्छा पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर क्या है, ये क्यों प्रोविज़न लाया गया था। दरअसल ये प्रोविज़न जो है संविधान लागू होते समय भारत के अनेक रियासतों से मिलकर बना, तो उस दौरान ये लगाया था कि ताकि भविष्य में अगर ऐसी कोई बात आती है तो उसका समस्या का समाधान किया जा सके। तो संविधान लागू होते समय भारत अनेक रियासतों से मिलकर बना था, अतः भविष्य में उनके क्षेत्र में फेरफार होना संभव था। अतः यह समस्या के समाधान के लिए इस प्राविधान को लाया गया था। ठीक है, तो ये क्या है, ये भी हमारा एक एकात्मकता का लक्षण देखने को मिलता है। अगला हमारा पॉइंट है आपात उपबंध अनुच्छेद 352। आपात उपबंध का बारे में क्या है कि यदि राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाता है कि युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह से देश की सुरक्षा संकट में है, तो वह आपात की उद्घोषणा कर सकता है। आपात उद्घोषणा का परिणाम यह होता है कि देश का संपूर्ण प्रशासन केंद्र में निहित हो जाता है तथा संसद पूरे देश के लिए विधि बनाने के लिए सक्षम हो जाती है। राज्यों को केंद्र के अनुसार अपना प्रशासन चलाना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, जब आपात घोषणा हो जाती है तो वहाँ पर जो देश का शासन है वो राष्ट्रपति में निहित हो जाता है, केंद्र सरकार में निहित हो जाता है। अब यहाँ पर राज्यों की स्वतंत्रता खत्म हो जाती है और राज्य सूची के विषयों पर भी जो है कानून बनाए जा सकते हैं। तो ये आपको पॉइंट याद रखने हैं। जो मुख्य पॉइंट है वो यही है कि भारतीय संविधान के एकात्मकता को दर्शाने वाले कौन कौन से पॉइंट है। राज्यपाल की नियुक्ति, राष्ट्रहित में राज्य सूची के विषय पर केंद्र संसद की विधि बनाने की शक्ति, नए राज्यों का निर्माण करने की शक्ति, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों को बदलने की केंद्रीय संसद की शक्ति, और आपात उपबंध। तो कुल मिलाकर के ये 4 ऐसे पॉइंट हैं जो एकात्मकता को दर्शाते हैं कि भारतीय संविधान एकात्मक है, न कि संघात्मक है। इनके अलावा भी और भी ऐसे प्रोविज़न देखने को मिलते हैं जो एकात्मकता को दर्शाते हैं, लेकिन मुख्य प्रोविज़न यही हैं। इनको आपको चारों पॉइंट को याद रखना है। और संघात्मकता के लक्षण आपसे बताए कि वो ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन एकात्मकता के लक्षण आपको ज़रूर याद रखने हैं। चलिए आगे अगर हम देखें, एकात्मकता का लक्षण आप देखते हैं तो एकल नागरिकता, मत देने का जो है अधिकार है वो भी है। सॉरी, मत देने का नहीं, कि मत देने का तो स्टेट में भी देते हैं और सेंट्रल में भी देते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, एकल नागरिकता है, भारत की एक नागरिकता होगी, राज्यों की कोई नागरिकता नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, एकात्मकता के लक्षण होते हैं। आगे चलिए हम, चलिए इस वीडियो सीरीज का ये नेक्स्ट पार्ट है जो कि इसी में हमने जो है जोड़ दिया है। तो ये क्या है, हमारा भारतीय संविधान के स्रोत हैं। भारतीय संविधान के स्रोतों को अगर हम देखें तो भारतीय संविधान के निर्माण में मुख्यतः 2 प्रकार के स्रोतों का प्रयोग किया गया है। और कौन कौन से हैं, आंतरिक स्रोत तथा बाह्य यानी कि विदेशी स्रोत। भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव जो है भारत शासन अधिनियम 1935 का पड़ा है। इम्पोर्टेंट बात है, इसको याद रखिएगा।
कि जो भारतीय संविधान का सबसे ज़्यादा प्रोविज़न लिए गए हैं वो भारत शासन अधिनियम 1935 से ही लिए गए हैं। भारतीय संविधान में सबसे अधिक लगभग 2/3 या फिर 75% प्रावधान इसी अधिनियम से लिए गए हैं। ये प्रश्न पूछा जाता है तो इसको आपको ध्यान रखना होगा। तो ये क्या है, आपका आंतरिक स्रोत है। भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए प्रमुख उपबंध, यानी कि आंतरिक स्रोत क्या है आपके, वो यही है, भारत शासन अधिनियम 1935। अब भारतीय संविधान के जो प्रोविजन है वो भारत शासन अधिनियम में से क्या क्या लिए गए हैं उनकी हम देख लेते हैं। न्यायपालिका, न्यायपालिका जो है भारत शासन अधिनियम से ली गई है। अध्यादेश अनुच्छेद 123 में आपको देखने को मिलेगा, उसका प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1935 से आया है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी का जो पोस्ट है वो भी भारत शासन अधिनियम 1935 से आया है। लोक सेवा आयोग जो आप यूपीएससी देखते हैं या फिर यूपीपीसीएस देखते हैं, उत्तर प्रदेश या अन्य किसी राज्य की लोक सेवा आयोग है, वो सब भारत शासन अधिनियम से आया है। राज्यपाल की नियुक्ति, आपात उपबंध, ये भी भारत शासन अधिनियम से आता है। प्रशासनिक विवरण, जो भारत में प्रशासन कैसे होगा उस प्रकार का विवरण, वो सब भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। संघीय व्यवस्था, ये भी भारत शासन अधिनियम से लिए गए हैं। तो ये सब क्या है, ये आंतरिक स्रोत है जो आपके भारत शासन अधिनियम से लिए गए हैं। आगे हम जो है दूसरे पार्ट यानी कि बाह्य यानी कि विदेशी स्रोतों की अगर हम बात करें तो विदेश से क्या क्या भारतीय संविधान में ग्रहण किया गया है उनको हम देख लेते हैं। ब्रिटेन यानी कि इंग्लैंड के बारे में बात करें तो अंग्रेजी शासन व्यवस्था से बात करें तो वहाँ से भारतीय संविधान में क्या क्या लिया गया है इसको भी हम देख लेते हैं। संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन से ली गई है। विधि का शासन ब्रिटेन की देन है। एकल नागरिकता, ये भी ब्रिटेन का कंसेप्ट है, भारतीय संविधान में समाहित है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता आर्टिकल 21 जो है ये ब्रिटेन से लिया गया है। राष्ट्रपति की औपचारिक स्थिति, यानी कि जो राष्ट्रपति होता है वो औपचारिक होता है। मुख्य जो शासन करता है वो प्रधानमंत्री करता है और राष्ट्रपति की स्थिति औपचारिक होती है। ये कॉन्सेप्ट भी ब्रिटेन से लिया गया है। लोकसभा अध्यक्ष का पद ब्रिटेन से लिया गया है। मंत्रिमंडल प्रणाली ब्रिटेन की देन है। विधि निर्माण प्रक्रिया, ये भी ब्रिटेन से ही लिया गया है। संसदीय विशेषाधिकार ब्रिटेन की देन है। रिट यानी कि जो लेख होते हैं, लेखी होती है, जो रिट अनुच्छेद 32 या 226 के तहत जारी की जाती है वो सब ब्रिटेन की देन है। यहाँ पर जो है देन का मतलब ये है कि यहाँ पर जो जितने भी ये सारे पॉइंट हैं वो भारतीय संविधान में समाहित किए गए हैं और यहाँ पर संविधान निर्माताओं ने ब्रिटेन के संविधान का अध्ययन किया या अन्य देशों के संविधानों का अध्ययन किया और फिर उसमें कुछ संशोधनों के साथ भारतीय संविधान में उनको जो है डाला है। तो ये सब क्या है, भारतीय संविधान के स्रोतों की बात करें तो ये कौन सी चीज़ कहाँ से ली गई है ये सब हमें देखने को मिलता है। आगे देखते हैं हम अमेरिका की बात कर लेते हैं। अमेरिका के संविधान से क्या क्या हमने अपने संविधान में ग्रहण किया है। तो मूल अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं। महाभियोग की जो प्रक्रिया है, किसी सुप्रीम कोर्ट के जज को, हाई कोर्ट के जज को, चुनाव आयोग के आयुक्त को या फिर राष्ट्रपति को महाभियोग के तहत हटाया जा सकता है और इसका जो कॉन्सेप्ट लिया गया है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। स्वतंत्र न्यायपालिका अमेरिका के संविधान से लिया गया है। उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के संविधान से लिया गया है। जनहित याचिका, यह भी अमेरिका का है। संविधान की सर्वोच्चता
सुप्रीम होगा, संविधान सुप्रीम होगा, ये अमेरिका की देन है। प्रस्तावना का विचार, यहाँ पर क्या है, संविधान अमेरिका के विचारों से लिया गया है, हमें अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना है प्रस्तावना का विचार, ये सब आपको जो है आगे चलेंगे तो रूस के संविधान में भी इसकी थोड़ी सी चर्चा में देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर प्रस्तावना का विचार जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है, इसको आपको ध्यान रखना है। न्यायिक पुनर्विलोकन, तो ये न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति है, ये भी अमेरिका के संविधान से या फिर अमेरिका की न्यायपालिका से ग्रहण की गई है। मतलब इसमें कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे आपको देखने को मिलते हैं जैसे जनहित याचिका है ये, और न्यायिक पुनर्विलोकन है ये सब जो है वहाँ की न्यायपालिका के से ग्रहण किए हैं, जो कि भारतीय न्यायपालिका में उपयोग किए जाते हैं। इनका स्पष्ट रूप से संविधान में प्रावधान नहीं है, लेकिन जो कुछ अनुच्छेद हैं या फिर कुछ जजमेंट आते हैं उनके माध्यम से इनको भारतीय न्यायपालिका में, भारतीय विधियों में उपयोग किया जाता है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का कॉन्सेप्ट अमेरिका के संविधान से आया है। वित्तीय आपात के बारे में बात करें तो वो भी अमेरिका से लिया गया है, यानी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी। और उसके बाद राज्य विधायिकाओं द्वारा अनुमोदन का प्रावधान। तो यहाँ पर जो है ये सब कॉन्सेप्ट अमेरिका के संविधान से ग्रहण किए गए हैं भारतीय संविधान में। उसके बाद हम देखें सोवियत संघ रूस, यानी कि रूस से जो लिए गए हैं। मूल कर्तव्य इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है कि किस देश के संविधान से मूल कर्तव्यों को ग्रहण किया गया है, तो रूस या फिर सोवियत संघ से ग्रहण किया गया है। प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का आदर्श, जो हम प्रस्तावना पढ़ते हैं उसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है और उसको सोवियत संघ रूस से ग्रहण किया गया है। अगला देश हम बात करते हैं फ्रांस, और फ्रांस की बात करें तो स्वतंत्र, समानता और बंधुता का सिद्धांत जो है फ्रांस से लिया गया है। गणतंत्रात्मक व्यवस्था, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये फ्रांस से लिया गया है, पूछा गया है कई बार। उसके बाद है तदर्थ जजों की नियुक्ति हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में, ये भी फ्रांस से लिया गया है। आयरलैंड से देखते हैं नीति निर्देशक तत्व, यानी कि डीपीएसपी जो है वो आयरलैंड के संविधान से भारतीय संविधान में ग्रहण किए गए हैं। राष्ट्रपति निर्वाचन पद्धति आयरलैंड के संविधान से ग्रहण की गई है। राज्यसभा में मनोनीत सदस्य, ये भी आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किए गए हैं। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होगा, ये भी आयरलैंड के संविधान का कॉन्सेप्ट है जो कि भारतीय संविधान में लाया गया है। चलिए आगे हम देखें कनाडा के संविधान की अगर हम बात करें तो कनाडा के संविधान से भारतीय संविधान में जो कॉन्सेप्ट लाए गए हैं, प्रावधान लाए गए हैं, उनको देख लेते हैं। भारत राज्यों का एक संघ होगा, आर्टिकल 1 में ही इस बात को बताया गया है कि भारत जो है राज्यों का एक संघ होगा। तो राज्यों के संघ का जो प्रावधान है वो कनाडा से लिया गया है। संघीय शासन प्रणाली जो है हमारी, वो भी कनाडा से ली गई है। राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति, ये भी कनाडा से ली गई है। राष्ट्रपति का सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेना जो है आप देखते हैं आर्टिकल 143, ये कहाँ से, कनाडा का कॉन्सेप्ट है। अवशिष्ट विधायी शक्तियाँ केंद्र के पास होंगी, ये भी जो है कनाडा का प्रोविजन है। राज्यों में राष्ट्रपति शासन, ये जो है कनाडा का कॉन्सेप्ट है जो भारतीय संविधान में लिया गया है। आगे हम ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया जो प्रावधान है समवर्ती सूची का कॉन्सेप्ट ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। केंद्र राज्यों के बीच में संबंधों की बात करें तो वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। शक्तियों का विभाजन ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। संसद की संयुक्त बैठक ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। प्रस्तावना की भाषा का प्रारूप, ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है।
विचार की बात करें तो अमेरिका से लिया गया था, अभी हमने पीछे बताया था। और रूस से भी बताया था कि वहाँ पर जो राजनीतिक आर्थिक और सामाजिक न्याय की बात की गई है प्रस्तावना में, वो रूस से ली गई है। उसके बाद वाणिज्य समागम और व्यापार की स्वतंत्रता, आर्टिकल 19 के तहत आप देखते हैं ये सब ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। उसके बाद अगर हम देखें जर्मनी, और जर्मनी से आपात की उद्घोषणा जर्मनी के संविधान से ग्रहण की गई है। आपातकाल आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन हो जाएगा, इसके लिए जो है जर्मनी से प्रावधान लाया गया है। उसके बाद जापान की अगर हम बात करें तो जापान से जो है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया शब्द को भारतीय संविधान में प्रयोग किया गया है। उसके बाद दक्षिण अफ्रीका, और दक्षिण अफ्रीका से जो है भारतीय संशोधन की प्रक्रिया, यानी कि भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन जो होगा वो भी दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ग्रहण किया गया है। तो ये हमारे जो है भारतीय संविधान के स्रोतों की बात है। और बहुत सी बार जो है भारतीय संविधान के बारे में ये आलोचना की जाती है कि भारतीय संविधान जो है उधार का थैला है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हालांकि भारतीय संविधान में जो प्रावधान है वो तमाम देशों से जो है देखने को मिलते हैं, लेकिन भारतीय संविधान की जो विषय वस्तु है, उसकी भावना है, वो सब अन्य देशों से अद्वितीय हैं, अलग हैं, और जो है वो अपने आप में एक अलग विशेषता रखते हैं। लेकिन ये बात भी सच है कि भारतीय संविधान में जो कॉन्सेप्ट हैं वो कई देशों से जो है प्रभावित है। और यहाँ पर आपको देखिए, अभी हमने बताया था राज्यपालों की नियुक्ति के बारे में, और ये कनाडा का ही कॉन्सेप्ट है। और अभी हमने पीछे आपको बताया था ये आपका यहाँ पर आप देखते हैं ये वाला पॉइंट, ये राज्यपाल की नियुक्ति, तो ये भारत शासन अधिनियम 1935 है। और भारत शासन अधिनियम जो जब चल रहा था भारत में, तो यहाँ पर भी राज्यपाल की नियुक्ति की जाती थी। लेकिन जो अगर बात करें कि कहाँ से लिया गया है, तो वो कनाडा ही आंसर होगा, वो भारत शासन अधिनियम नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है। तो यहाँ पर राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बात करें तो वो कनाडा ही सही आंसर है। तो ये आज का वीडियो लेक्चर हमारा आज का समाप्त होता है। और आगे जो है आने वाले वीडियो में भारतीय संविधान का मूल पाठ्यक्रम जो है प्रस्तावना, और प्रस्तावना से ये शुरू हो जाएगा, जो कि आगे बढ़ते हुए 22 भागों की चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद भारतीय संविधान के प्रमुख संशोधनों की चर्चा करेंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।